हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे ऑडिटिंग, जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम, बीबीए एंड एमकॉम का। साथ ही साथ जो आपकी ईएमआरएस की वैकेंसी आई हुई है अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो ऑडिटिंग है वो सामने आया और किस तरीके से इसको फॉलो किया जाता है, किस तरीके से स्टैंडर्ड सेट किए गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन आया है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 9 केम इनटू फोर्स। दैट मीन्स कि ये जो स्टैंडर्ड 9 है ये कब आया, तो आप बताइएगा, और ये तभी बता पाएंगे जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये सबसे पहले आया कब और किस तरह से इसमें क्या चेंजेस आए उसको देखेंगे। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आप IFAC, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हैज़ बिन इस्टेब्लिश इन द ईयर 1977 with the objective of bringing equality in the profession of international audit। जो भी ऑडिटिंग का काम एक इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है एज अ प्रोफेशन, उसमें इसका मेन जो उद्देश्य था कि उसमें समानता लाई जा सके, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग रूल्स फॉलो किए जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी होगी। तो समानता लाने के लिए इस फेडरेशन को लाया गया था, 1977 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। IFAC इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी, शॉर्ट में बोलते हैं आप इसे IPAC, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड। दिस कमिटी ऑल्सो इशूज इंटरनेशनल अकाउंटिंग गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड विच आर फॉलोड बाय इट्स मेंबर्स। IFAC, जैसा हमने अभी देखा, इंटरनेशनल फेडरेशन अकाउंटेंट्स जो है उसने क्या किया, उस कमेटी ने क्या किया कि एक और कमेटी का गठन किया जिसका नाम था इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं IPAC। इनका काम क्या था, इसको भी इसी उद्देश्य से बनाया गया ताकि समानता लाई जा सके। जो भी ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की जा रही हैं पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज़ कर रही हैं, तो उनमें समानता लाने के लिए क्या किया, उन्होंने इस कमेटी का गठन किया और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस, रूल्स बनाते रहे टाइम के साथ। और जो भी उनके मेंबर्स थे उनको ये कंपलसरी था कि उन गाइडलाइंस, उन रूल्स को फॉलो करना, ताकि जब वो फॉलो करेंगे तभी वो समानता आपस में दिखेगी, वो यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से संबंधित काम किए जा रहे हैं तो उनमें समानता लाने के लिए ही इस कमेटी का गठन किया गया था। और देखते हैं क्या चीज़ें हैं आगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेगा ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं, ICAI इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ IFAC। ICAI का यहाँ पे फुल फॉर्म है बच्चा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि ये भी मेंबर था IFAC का, एंड दस इज़ बाउंड टू इम्प्लीमेंट द रूल्स इशूड बाय IFAC। और ये भी बाउंड का मतलब क्या था कि ये भी इनको भी कंपलसरी था जो भी IFAC जो रूल्स या गाइडलाइंस वो इशू कर रहे हैं उसको फॉलो करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। तो ICAI को भी ये चीज़ें करनी होती थी, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता था। देन ICAI इस्टेब्लिश द ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी। इस कमेटी का जो गठन हुआ वो हुआ था 1982 फॉर दिस पर्पस। तो इनका जो उद्देश्य था, उन उद्देश्यों की भी बात करेंगे। इस कमेटी का गठन क्यों किया गया, क्या मेन इसका ऑब्जेक्टिव था, किन चीज़ों को ध्यान देना, किन चीज़ों पे, तो देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द APC इज़ टू रिव्यू एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस SAPs फॉर इशू बाय द काउंसिल ऑफ ICAI। तो APC का जो गठन किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि उसका काम क्या होगा कि जो भी ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसकी समीक्षा करना, कि जो भी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर किए जा रहे हैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो कि ICAI के द्वारा इशू किए गए हैं उसके आधार पर हैं या नहीं स्टेटमेंट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इन जुलाई 2002 द काउंसिल ऑफ द ICAI कन्वर्टेड द APCs इनटू द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। फिर बाद में क्या हुआ 2002 में कि जो काउंसिल ऑफ ICAI था, मीन्स आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो कन्वर्ट हो गया APCs इनटू द, उसने क्या किया, उन्होंने कन्वर्ट किया APC जो आपकी
ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी जो थी उसको कन्वर्ट कर दिया ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड में, AASB में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। एंड सिमिलरली सैप्स वर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, और जो सैप्स थे उन सैप को भी क्या कर दिया, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को क्या किया गया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में AAS। और बहुत सारे AAS डिसाइड किए गए, उनके लिए अलग अलग गाइडलाइंस डिसाइड की गई कि इसमें ये अगर ये AAS 1 है तो इसमें क्या बातें कही गई हैं, तो वो देख लेते हैं। सो द AAS विल बी followed whenever an independent audit is conducted, and all members of ICAI will follow the same during the audit. The Council of ICAI has issued the following AAS। ठीक है, AAS का यहाँ पे फुल फॉर्म है बच्चा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, ओके, विल बी फॉलोड। जो भी इंडिपेंडेंटली ऑडिटिंग का काम किया जा रहा था, जो भी उसका संचालन कर रहे थे लोग, उसके मेंबर्स ICAI के, उनको क्या था कि उन्हें इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही था, जो कि ICAI के द्वारा इशू किए गए थे। कौन, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स कौन कौन से थे, कितने थे, उसमें किसकी बात की गई, कब उनको फोर्स में लाया गया, कब अप्लाई किया गया, कब लागू किया गया, और कौन सी बातें उसके अंदर बताई गई, तो इसको भी देखते हैं हम। तो चलिए ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड फर्स्ट इज़ योर बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, जो कि बनाया गया अप्रैल 1 1985 में। ठीक है, सेकेंड की अगर हम बात करें, जो कि सेकेंड है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बनाया गया था अप्रैल 1 1985 में। तो ज़्यादातर सबके ईयर तो सेम है, बहुत कुछ में चेंजेस होगा। ठीक है, तो ये देखते जाइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स 3 की, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई, और ये आया था 1 जुलाई 1985 में। इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि जो स्टेटमेंट्स होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो किस तरीके से होंगे, वाउचर्स वगैरह, अकाउंट। अगर हम बात करें ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स 4 की, जो कि रिवाइज्ड था, मीन्स इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसीडर फ्रॉड एंड एरर इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आया अप्रैल 1 2003 में। याद रखिएगा, ये पूछता है 1 बाई 1 इस तरीके से कि अकाउंटिंग ये AAS 5 किससे रिलेटेड है ना। सो ऑडिट एविडेंस, और ये आया था जनवरी 1 1989 में, और ये संबंधित है एविडेंस से कि ऑडिट के टाइम जो भी सबूत हैं, गवाह हैं, वो क्या होने चाहिए, एविडेंस क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 6 की। ये भी रिवाइज्ड हुआ, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। सो ये रिलेटेड है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल से, आया था अप्रैल 1 2002 में इसको लाया गया। ठीक है, ताकि इंटरनल कंट्रोल किया जा सके, इंटरनली ऑडिट को। अब हम बात करते हैं 7 की, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस जो 7 है आपका, इसमें बात की गई रिलाइंग अपॉन द वर्क ऑन एन इंटरनल ऑडिटर। देखिए, एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, एक इंटरनल ऑडिटर होता है। तो इसमें इंटरनल ऑडिटर के बारे में बताया गया कि वो अपना काम किस तरीके से करेंगे, जो भी इंटरनल ऑडिटर हैं, और ये आया था, इसको शामिल किया गया अप्रैल 1 1989 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इंटरनल के लिए था, अप्रैल 1 1989 में आया। नेक्स्ट वन इज़ योर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 इज़ योर ऑडिट प्लानिंग, और इसको शामिल किया गया था अप्रैल 1 1989 में। ठीक है, ऑडिट प्लानिंग दैट मीन्स कि जो भी ऑडिट का काम है उसके लिए क्या प्लान किया जाएगा, उसको कैसे किया जाएगा काम को। ठीक है, ऑडिट का। नेक्स्ट है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 9 इज योर यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, इसको शामिल किया गया था अप्रैल 1 1991 में। और इसमें बात कही गई कि जो भी काम किया जाएगा ऑडिट का, वो एज एन एक्सपर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑडिटर्स को हायर किया जाता है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की बात करें, जो कि 10 है, उसकी बात की गई है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इसको शामिल किया गया था अप्रैल 1 2002 को, क्योंकि अनदर ऑडिटर भी काम करते हैं। ठीक है, कभी कभी। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 11 इज़ योर रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, अप्रैल 1 1995 में इसको इंक्लूड किया गया था इन स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करना कि मैनेजमेंट के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 12 इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, और इसको शामिल किया गया था अप्रैल 1 1996 में।
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मीन्स अगर कोई जॉइंट ऑडिटर काम करे तो उनकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, उससे संबंधित था ये। ओके, अब इन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपको। अभी हमने डिस्कस किया है तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि क्या आंसर होगा, तो आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 4 केम इनटू फोर्स। ये आपको बताना है कि कब आया। चलिए, तो आपको इसका आंसर बताना है, और अगर आप बता पाएँ तो बहुत अच्छा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ कि क्या है। सो ऑप्शन है आपके सामने कुछ इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 1 2003 में आया था आपका AAS 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 इज यो, इन विच ईयर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 11 केम इनटू फोर्स। ऑप्शन इज यो अप्रैल 1 1991, अप्रैल 1 2003, जुलाई 1 2000 या अप्रैल 1 1995। आप अपना करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है आपका अप्रैल 1 1995। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की 13 की बात करेंगे। सो वो है ऑडिट मटेरियलिटी। इसको इंक्लूड किया गया था अप्रैल 1 1996 में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन इज योर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 14 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इसे इंक्लूड किया गया था अप्रैल 1 1997। ये याद रखिएगा, पूछ लेता है क्वेश्चन में इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 15, ऑडिटिंग सैम्पलिंग से रिलेटेड है, अप्रैल 1 1998 में इसको इंक्लूड किया गया था। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 16 की बात करें, सो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है, अप्रैल 1 1999 में इंक्लूड किया गया। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ये उसी से रिलेटेड है, यहाँ पर ऑडिटिंग के केस में फॉलो होगा। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 17 की बात करें तो ये रिलेटेड है क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क, इंक्लूड हुआ था अप्रैल 1 1999 में। ओके, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 18 की बात करें, सो ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड है, ये अप्रैल 1 2000 में इसको इंक्लूड किया गया था। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट देखिएगा, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 19 की बात करें, सो सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड है, ये इंक्लूड हुआ था अप्रैल 1 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 20, नॉलेज ऑफ द बिजनेस, अप्रैल 1 2000 में इंक्लूड किया गया था कि बिजनेस से रिलेटेड क्या नॉलेज होनी चाहिए एक ऑडिटर को, जो भी ऑडिट का काम करेंगे। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 21 की बात करें, सो इसमें बात हुई है कंसिडरेशन ऑफ लॉस एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और इसको इंक्लूड किया गया था अप्रैल 1 2001 में। ठीक है, जो भी रूल्स होंगे उसको फॉलो करना होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 22, रिलेटेड है इनिशियल एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस से, कि अगर कोई अकाउंट क्रिएट किया गया है तो उसकी ओपनिंग बैलेंसेस क्या होंगे, उससे रिलेटेड है, इंक्लूड हुआ था जुलाई 1 2001 में। ओके बच्चा, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स 23 की बात करें तो रिलेटेड है रिलेटेड पार्टीज, अप्रैल 1 2001 में इंक्लूड किया गया था। ऑडिट से रिलेटेड कौन सी पार्टीज होंगी। ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें जो कि 24 है, ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटीज यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, इंक्लूड हुआ था ये आपका अप्रैल 1 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 25, कंपैरेटिव्स से रिलेटेड है, अप्रैल 1 2003 में इंक्लूड कंपैरेटिव्स, दैट मीन्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 26 की बात करें तो वो रिलेटेड है आपका टर्म्स ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट से, और अप्रैल 1 2003 में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, ऑडिट से रिलेटेड क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी उससे रिलेटेड है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 27 की बात करें तो उसमें बात की गई है कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिट मैटर टू दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, इंक्लूड हुआ था अप्रैल 1 2003 में। मीन्स चार्ज विथ गवर्नेंस का मतलब है कि जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन में होंगी, जो भी मैटर होंगे वो किस तरीके से हल होंगे। ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 28 की बात करें हम, सो द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंक्लूड हुआ था 1 अप्रैल 2003 में। सो जो भी ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसको इसमें शामिल किया गया। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 की बात करें सो ये रिलेटेड है ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट से, अप्रैल 1 2003 में इसको ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था इन स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 30 इज योर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, और अब 1 अप्रैल 2003 को इसको शामिल किया गया, लेकर आया गया। ठीक है, जो कि कन्फर्मेशन से रिलेटेड था। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 31 की बात करें सो इंगेजमेंट्स टू कंपाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अप्रैल 1 2004 को इसको शामिल किया गया, जो कि किससे रिलेटेड था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, किस तरह से कंपाइल होंगी।
Next one is your auditing and assurance standard 32 engagements to perform रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अप्रैल 1 2004 की जो भी परफॉर्मेंस होंगी, काम किए जाएंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो किस तरीके से उनका इंगेजमेंट होगा, इसकी बात है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 33 इंगेजमेंट टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें चेक किया गया था जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी समीक्षा करना, ठीक है, उससे संबंधित बात कही गई है 33 में। एंड जो लास्ट है AAS 34 की बात करें तो उसमें बात की गई है एविडेंस की कि क्या एविडेंस होने चाहिए अकाउंटिंग से रिलेटेड या ऑडिटिंग के टाइम जो भी वाउचर्स या स्टेटमेंट से उनसे रिलेटेड, ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो भी हमने डिस्कस किया ये उसी से रिलेटेड है। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद करने होंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा कि स्टैंडर्ड्स किससे रिलेटेड हैं, ओके। ये लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, मैंने इस पर बनाया हुआ है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे और फिर आप इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।